हेलो एवरीवन। आज हम गैसों के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले बॉयल का नियम। बॉयल का नियम ये कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V व्युत्क्रमानुपाती 1/P और PV क्या हो गया? PV = K यानी कि स्थिरांक। यदि एक स्थिर ताप पर यदि दो गैसों का दाब P1 और P2 हो तो और आयतन उसका V1 और V2 हो तो P1 V1 = P2 V2 होगा। और P और यदि प्रेशर और वॉल्यूम यानी कि दाब और आयतन में यदि ग्राफ बनाएं तो ये परवलयाकार वक्र प्राप्त होता है और इस वक्र को हम समतापी वक्र कहते हैं। फिर चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम के ये कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V ताप में प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि अथवा कमी से अपने 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का 273वां भाग 1/273वां भाग या 1/273.15वां भाग है वो बढ़ता या घटता है। तो यदि 0 डिग्री पर किसी गैस का आयतन है V0 और T डिग्री पर कितना है VT, तो क्या होगा कि VT यदि 1 डिग्री 0 पर है V0 और 1 डिग्री पर हो जाएगा V0 + V0/273.15 और 2 डिग्री पर कितना हो जाएगा V0 + V0/273.15 प्लस V0/273.15। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं V0 + 2 × V0/273.15 यानी कि V0 में हम ऐड करेंगे कितना V0/273.15 × T, तो ये अपना समीकरण आ गई 2.1। अब इसमें क्या किया V0 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या हुआ कि 1 + t/273.15 और इसको यदि हल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा V0 ब्रैकेट 273.15 + t/273.15। अब V0 है या V0 है या V0 है वो क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो ये हो गया VT/V0 = 273.15 + t/273.15 और 0.15 को हम यदि बराबर माने यदि 273 लिखें तो ये 273 + t नीचे 273 वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप है और 273.0 + t ये t डिग्री सेल्सियस पर ताप है, वो केल्विन में ताप है। तो हम ये ऊपर वाला कैपिटल T और नीचे वाला T0 ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये देखिए VT/V0 जो यानी कि T डिग्री सेल्सियस पर आयतन है ऊपर वाला, नीचे V0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन है और ऊपर है कैपिटल T और /T0। तो ये ऊपर वाला है T डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में ताप और नीचे वाला जो ताप है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर का केल्विन में ताप है। तो इनका ये जो समीकरण 2.3 है उससे ये हम ये कह सकते हैं कि जो V है वो परम ताप के समानुपाती, यानी कि परम ताप को जब हम केल्विन में मापते हैं तो उसको परम ताप बोलते हैं। तो ये किसी निश्चित मात्रा स्थिर दाब पर मतलब जो चार्ल्स का नियम है उसमें क्या होता है कि दाब को स्थिर रखा जाता है, P कांस्टेंट रहता है। तो स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान या मात्रा वाली गैस का आयतन है V है वो ताप के समानुपाती है। तो V T यानी कि V/T कांस्टेंट रहता है। और ये जो ग्राफ बनाया है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम में है और इसमें जो इसकी ढाल होगी, क्योंकि ये जो समीकरण 2.1 से के अकॉर्डिंग है ये, तो इसमें जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो V0 होगी और V
V0 डिवाइड बाई 273.15 है, ये होगी उसकी स्लोप, ढाल। तो ढाल है V0 अपॉन 273.15 टेम्परेचर वॉल्यूम में ग्राफ, और ये जो है जो इंटरसेप्ट और V0 के बराबर है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त होता है। फिर गेलुसाक का नियम। गेलुसाक के नियम क्या करते हैं, चार्ल्स के नियम में क्या था कि दाब को स्थिर रखा था। गेलुसाक के नियम में क्या है कि हम इसमें आयतन को स्थिर रखेंगे। तो स्थिर आयतन पर होता है किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने या घटने से उसके 0 डिग्री सेल्सियस पर जो दाब होता है उसका 1/200 से 10वां भाग घटता या बढ़ता है। तो ये जो हुआ इसमें भी वैसे हुआ कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर दाब है वो P0 या P0 और T डिग्री सेल्सियस पर P है, तो हम उसको लिखेंगे P0 प्लस P0 इंटू T डिवाइडेड बाई 273। इसको P0 को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के पश्चात इसको हल करेंगे तो ये आएगा P0 ऊपर आएगा 273 प्लस स्मॉल t और डिवाइडेड बाई 273, और ये P0 है वो उधर चला जाएगा तो P अपॉन P0 इज इक्वल टू T अपॉन 273 यानी कि TT अपॉन T0। तो ये यहाँ पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं P अनुपाति T यानी कि P अपॉन T है वो स्थिरांक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो दाब है वो उसके परमताप के समानुपाती होता है। फिर जो अपना है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम ये कहता है कि किसी निश्चित ताप और दाब को हमने कांस्टेंट कर दिया तो किसी गैस जो पर गैस का आयतन है उसमें या गैस का आयतन उसमें उपस्थित गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो यानी कि V है जो आयतन है गैस का, यदि P और T दोनों कांस्टेंट है तो V है वो गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती है। तो V अनुक्रमानुपाती N, और यहाँ पर बराबर आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको समानुपाती स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको कहते हैं, वो ताप और दाब के मान पर निर्भर करता है। और N है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, W डिवाइड बाई कैपिटल M। W है गैस की मात्रा ग्राम में, M है गैस का अणुभार। ताप व दाब की समान दशाओं में से दो गैसों A व B के लिए उपयुक्त समीकरण से VA इज इक्वल टू KNA और VB इज इक्वल टू KNB। यानी कि दो ताप और दाब की समान परिस्थिति है तो दो गैस हैं A और B, तो उसका जो गैस A का आयतन होगा KNAB और दूसरे का KNB। और यदि उनका हम आयतन भी समान कर दें तो VA इज इक्वल टू VB करेंगे तो KNA इज इक्वल टू KNAB और K कैंसिल हो जाएंगे तो NA इज इक्वल टू NB। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि समान ताप और समान दाब पर समान आयतन वाली गैसों में मोलों की संख्या समान होती है, और मोलों की संख्या समान होती है तो फिर अणुओं की संख्या भी समान होती है। यही अवोगाद्रो का नियम का दूसरे शब्दों में इसकी अभिव्यक्ति है। अब बात करते हैं ग्राम का नियम। ग्राम ने जो विसरण का नियम दिया और निःसरण का भी नियम दिया, तो इसमें ये कहा कि निश्चित ताप व दाब पर विभिन्न गैसों की विसरण की गतियाँ, ताप और दाब को यदि हम निश्चित कर देते हैं तो जो गैसों के जो निःसरण या विसरण की जो गति है वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि विसरण की गति R है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट D। तो यहाँ घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, और तो R1 अनुक्रमानुपाती हुआ 1/√D1 और R2 अनुक्रमानुपाती हुआ 1/√D2। और यदि R1 और R2 को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा √D2/D1। और चूँकि जो घनत्व होता है गैस का वो क्या है, उनके अणुभार के समानुपाती होता है। जिस गैस का अणुभार ज़्यादा है उसका घनत्व
ज़्यादा होता है, तो R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1। M2 और M1 है वो गैसों के अणुभार है, ये ग्राम का नियम है। फिर सामान्य गैस समीकरण। अब हमारे पास 3 नियम थे, एक बॉयल का नियम था, एक चार्ल्स का नियम था और एक अवोगाद्रो का नियम था। और यदि इन तीनों को मिलाते हैं, जैसे बॉयल का नियम है, V है वो क्या था, P के व्युत्क्रमानुपाती, और V है वो T के समानुपाती भी है, और V नंबर ऑफ मोल्स के यानी कि मोलों की संख्या के भी समानुपाती है। तो इन तीनों को मिलाते हैं तो V समानुपाती हो गया NT/P, और एक कांस्टेंट आ जाता है PV/NT, ये आएगा कांस्टेंट यानी स्थिरांक, और ये होता है R। तो इसलिए क्या हो गया, PV=NRT। ये इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण। और R है वो सार्वत्रिक गैस नियतांक कहलाता है। और ये जो समीकरण 2.8 है वो क्या है, PV=NRT, वो क्या है, आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। और यदि नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो PV=RT हो जाता है। अब R है उसकी गैस स्थिरांक की प्रकृति के बारे में पढ़ें, तो PV बराबर क्या है, NRT, और R बराबर है PV/NT। P की जो वैल्यू है वो क्या है, दाब, P दाब होता है, V आयतन होता है, N मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है, T ताप है। अब बात करें तो दाब हो जाता है बल/बटा क्षेत्रफल, आयतन और मोल इंटू ताप, और फिर क्षेत्रफल का हमने लंबाई स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी लंबाई स्क्वायर, लंबाई क्यूब किया आयतन की जगह, और मोल इंटू ताप। तो ये जो लंबाई 2 से क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बल इंटू लंबाई अपॉन मोल इंटू ताप। बल इंटू लंबाई कार्य हो जाता है, और ये मोल इंटू ताप, तो इसको कार्य प्रति डिग्री प्रति मोल यानी कि जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स 20 की मात्रक हो सकता है। फिर है R का आंकिक मान। आंकिक मान के लिए अलग अलग मात्रक रखेंगे तो अलग अलग मान आएगा। अब हमें बात करना है जैसे 0 डिग्री पर हमें जो आयतन है वो 22.4 डिग्री 22.414 लीटर होता है। तो ये एक वायुमंडल दाब पर होता है और 0 डिग्री पर होता है यानी 273.15 पर होता है। n का मान 1 रखेंगे, t का मान 273.15, 22.414, ये आयतन आ गया लीटर में, वायुमंडल p की जगह रख दिया। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल है, यानी प्रति केल्विन प्रति मोल, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लीटर वायुमंडल, ये 0.0821 है। और यदि आयतन को हम लीटर के स्थान पर घन सेमी में व्यक्त करें तो R का मान आता है 82.1 सेमी क्यूब। लीटर की जगह सेमी क्यूब लीटर वायुमंडल था, उसकी जगह सेमी क्यूब वायुमंडल लिख दिया। डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स यानी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसका मात्रक हो जाता है। अब दूसरा CGS मात्रक में। CGS में हम जो एक वायुमंडल दाब को है, जैसे जो SDG यानी पारे की जो ऊंचाई के आधार पर व्यक्त करते हैं, तो पारा 76 सेमी होता है एक वायुमंडल दाब पर। और D है वो पारे का घनत्व लेंगे तो 13.6 ग्राम पर सेमी क्यूब होगा। और G है वो गुरुत्व जो है त्वरण, तो CGS पद्धति में 981 डाइन होता है, वैसे 9.81 है वो, ये न्यूटन होता है। तो ये 981 डाइन होगा। इसको हम ये इसको सोल्व करेंगे तो 1.0133 इंटू 10⁻6 डाइन पर सेमी क्यूब। ये हम दाब की जगह रखेंगे, PV/NT होता है ना, V 22, अब यहाँ 22.414 लीटर नहीं लिखेंगे, 22,414 सेमी क्यूब लिखेंगे। N की जगह 1 मोल होएगा और T की जगह 273.15। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8.314 इंटू 10⁻7, ये डाइन सेमी पर
प्रति डिग्री प्रति मोल। और डाइन सेमी को हम अर्घ से भी, क्योंकि ये कार्य का मात्रक है यानी ऊर्जा का मात्रक है, 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्घ प्रति डिग्री प्रति मोल हो गया। और यदि अर्घ 10⁻⁷ अर्घ है वो 1 जूल के बराबर है, तो जूल में रखेंगे तो ये 10⁻⁷ गायब हो जाएगी। 8.314 जूल प्रति डिग्री प्रति मोल यानी प्रति केल्विन प्रति मोल भी लिख सकते हैं इसको। और 1 कैलोरी है वो 4.184 जूल के इक्वल आता है। तो जो कैलोरी है वो ये जिसका मान रखेंगे तो वो ये यानी कि इसे डिवाइड कर देंगे 4.184 से, तो 1.987 यानी कि लगभग 2 कैलोरी प्रति डिग्री प्रति मोल है वो आर की वैल्यू प्राप्त होती है CGS पद्धति में। उसके बाद में SI मात्रक में देखें तो यहाँ सिंदर सेमी को हमने पॉइंट सिंदर मीटर में व्यक्त कर दिया, और 13.6 इंटू 10⁻³ की ग्राम पर मीटर क्यूब, ये है वो हो गया पारे का घनत्व हो गया, और 9.81 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया P की वैल्यू। और ये यहाँ है वो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको रखेंगे। और लीटर वायु V का मान रखेंगे, N का मान रखेंगे, T का मान रखेंगे, तो ये आएगा 8.314 न्यूटन प्रति डिग्री प्रति मोल। ये SI मात्रक में R की वैल्यू आ गई। तो मेरे ख्याल से ये जो R की विभिन्न प्रकार की जो मात्रक हैं उनका मान है, आंकिक मान, वो और गैसों के सभी प्रकार के नियम आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करेगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।